हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की साइंस की बुक की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सीटेट सेकेंड पेपर देने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का टॉपिक है आपका अध्याय 6 सजीव एवं उनका परिवेश। सजीवों से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इससे पहले के वीडियो में हम अध्याय 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से चीज़ों को देखे समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। हर एक पॉइंट हर एक चीज़ समझेंगे तभी आप विज्ञान में अपनी पकड़ मजबूत बना पाएंगे। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, जब हम पर्वतों का भ्रमण करते हैं तो वहाँ पर हम ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्षों को देखते हैं जो मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओक, चीड़, देवदार कैसे वृक्ष हैं, तो आपके हैं ये पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, राजस्थान के उष्ण मरुस्थल में नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। तो नागफनी एक कैसा पौधा है? मरुस्थलीय पौधा है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते जा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट हैं लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें अधिक जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, समुद्री इलाके में कैजुरीना के वृक्ष की कतार देखने को मिलती है। तो कैजुरीना के वृक्ष की कतार आपको कहाँ को देखने को मिलती है? तो ये मिलती है आपको समुद्री इलाके में। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो समुद्र जल में जो जंतु एवं पौधे होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी का प्रयोग करते हैं। आप लोग एक कॉपी पेन लेके इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर नहीं बनाना चाहते तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर ऊंट के विषय में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ऊंट जो होता है आपका एक मरुस्थलीय जंतु होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट ही दिया हुआ है कि ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जो इसे मरुस्थल में रहने के योग्य बनाते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। तो यहाँ पर देखिए ऊंट आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। यहाँ पे हमने ऊंट का चित्र भी रखा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ऊंट के देखिए ये पैर काफ़ी लंबे होते हैं जिससे इनका जो शरीर होता है रेत की गर्मी से काफ़ी ऊपर होता है, तो ये लोग उसकी गर्मी को सह लेते हैं। आगे देखिए कुछ और पॉइंट है ऊंट के विषय में। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंट में मूत्राशय की मात्रा बहुत कम होती है। अब यहाँ पर देखिए ऊंट मरुस्थलीय जंतु है। मरुस्थल में क्या होता है? पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इनको ज़्यादा पानी नहीं मिलता है। तो इनमें क्या होता है? मूत्राशय की मात्रा बहुत ही कम होती है जिससे मरुस्थल में रहने के योग्य हो गए। यहाँ पर ऊंट के अनुकूलन की स्थितियाँ बताई गई हैं। तो कि एक तो हो गया मूत्राशय की मात्रा में कमी, दूसरा देखिए इनका मल शुष्क होता है, इन्हें पसीना या स्वाद भी नहीं आता। पसीना को ही स्वाद कहते हैं। तो इन्हें पसीना भी नहीं आता। पसीना जितना ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा आपके शरीर को पानी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर इन्हें पसीना भी नहीं आता जिससे इनके शरीर को पानी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि इनके शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। पसीना नहीं आता तो जल का ह्रास बहुत कम होगा, तो इन्हें पानी की आवश्यकता कम होगी। आगे इसी में दिया हुआ है, इसलिए जल के बिना भी ये अनेक दिनों तक रह सकते हैं। जल के बिना बहुत दिनों तक रह सकते हैं, इसी कारण से मरुस्थल में अनुकूल रहते हैं। आगे देखेंगे मछली के विषय में यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। अब देखिए मछली जल में रहती है तो उसी के अनुकूल रहेगी वो जल में। तो यहाँ पर देखिए मछली के क्या होते हैं? चिकने सल्क होते हैं, उससे उसका शरीर ढका होता है जिसके कारण वो जल में आसानी से गति कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मछली के विषय में ही, मछली के गिल या क्लोम होते हैं जो उसे जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मछली को जल में सांस लेने में कौन सहायता करता है? तो आपके गिल या क्लोम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुकूलन। जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में योग्य रहने बनाती है वही आपका कहलाता है अनुकूलन। जैसे देखिए अभी मैंने आपको ऊपर ऊंट बताया। ऊंट में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको मरुस्थल में रहने के योग्य बनाती हैं। जैसे पसीना नहीं आता, उसको जल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मूत्राशय भी बहुत कम होता है उसका, तो इसीलिए वो वहाँ पे रहने के अनुकूल होता है। ऐसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के रहने की उनकी अनुकूलता होती है। जैसे ऊंट का एक एग्जाम्पल हो गया, और एक मछली का
एग्जाम्पल हो गया कि मछली जल में रहती है, चिकने सल्क होते हैं उसमें जो उसको जल में गति करने में सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही श्वास लेने में उसमें गिल या क्लोम होते हैं। तो अलग अलग जंतु या पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो उस जगह में रहने के उनको अनुकूल बनाते हैं, उसी को कह देते हैं अनुकूलन। आगे बढ़ेंगे। आवास। किसी सजीव का वह परिवेश जिस पर वह रहता है उसका आवास कहलाता है। कोई भी सजीव जिस जगह पर रहता है वही उसका आवास कहलाता है। आवास का अर्थ है वास स्थल। एक घर विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका, एक स्थलीय आवास होता है और एक जलीय आवास होता है। तो स्थलीय आवास में स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जंतुओं को स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे आपका वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, पर्वतीय एवं तटीय क्षेत्र के स्थलीय आवास के कुछ ये उदाहरण दिए गए हैं। ऐसे ही जलीय आवास, जो जल में रहते हैं वो जलीय आवास हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं वह जलीय आवास है। जैसे जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, ये सभी क्या है आपके जलीय आवास हैं। मतलब जलाशय में, दलदल में, झील में, नदियों में, समुद्र में जो जीव जंतु एवं पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी रहते हैं इन जलों में, तो उनका जलीय आवास हो जाता है। और जो वन, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय एवं तटीय क्षेत्रों में रहते हैं वो उनका स्थलीय आवास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जैव घटक। क्या होता है ये? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पेड़ पौधे, जंतु उसके जैव घटक होते हैं। कोई भी एक आवास है उसमें अलग अलग चीजें रह सकती हैं, जैसे पेड़ पौधे भी होते हैं, जंतु भी होते हैं। तो किसी भी एक आवास में पाए जाने वाले जो सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं वही उसके जैव घटक होते हैं। नेक्स्ट है आपका अजैव घटक। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि सूर्य का प्रकाश कैसा घटक है, तो आपको याद रखना है कि अजैव घटक है। आगे बढ़ेंगे। पर अनुकूलन। अनुकूलन आप पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है पर अनुकूलन। ये क्या होता है? अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर अनुकूलन कहलाते हैं। छोटी छोटी अवधियों, छोटी छोटे टाइम में किसी जीव के शरीर में छोटे छोटे अनुकूलन होते रहते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन होते रहते हैं, तो वही आपका कहलाता है पर अनुकूलन। नेक्स्ट पॉइंट है वायु, जल, प्रकाश जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यही याद रखना है कि वायु, जल, प्रकाश ये तीनों ही अजैव घटक हैं। साथ में भी मैंने ऊपर बताया आपको कि सूर्य का प्रकाश भी आपका अजैव घटक है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन होते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वे मर जाते हैं। केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार ढालेगा वही जीवित रहेगा और जो नहीं ढाल पाएगा वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीय जंतुओं का अनुकूलन। मरुस्थल में कौन कौन से जंतु होते हैं, उनका अनुकूलन क्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप। मरुस्थल में जो चूहे और सांप रहते हैं क्या क्या उनमें विशेषताएं होती हैं देखिए। तो मरुस्थल में जो रहने वाले चूहे और सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन में तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। अब जैसे ऊपर मैंने बताया कि ऊंट भी मरुस्थल में रहता है, उसके लंबे पैर होते हैं ताकि वो जो रेत होती है उसकी गर्मी से बच सके। लेकिन अब ये जो चूहे और सांप होते हैं इनके तो लंबे पैर होते नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं कि जमीन के काफ़ी अंदर अपने बिल रखते हैं जिससे ये सूर्य की तेज गर्मी से बच सकें और अपने बिलों में घुसे रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी होती है तो ये जंतु बाहर निकल आते हैं। दिन में अपने बिलों में घुसे रहते हैं और रात्रि में जब तापमान में इसमें कमी आती है तो ये बाहर निकल कर आते हैं। आगे बढ़ेंगे। मरुस्थलीय पौधों का अनुकूलन। अब देखिए मरुस्थलीय जंतुओं का अनुकूलन यहाँ पर हो गया, मरुस्थलीय पौधों का अनुकूलन। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको समझते चलना है। अगर आप अभी समझते चलेंगे तो आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। फर्स्ट पॉइंट है मरुस्थलीय पौधे। अभी मैंने ऊपर आपको बताया नागफनी मरुस्थलीय पौधा होता है। तो यहाँ पर और भी देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पत्तियां कांटों, सूल का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जलहास में कमी आती है। तो यहाँ पर देखिए मरुस्थलीय पौधों की अनुकूलता होती है कि उनमें वाष्पोत्सर्जन सभी में होता है,
तो उनमें वाष्पोत्सर्जन में जल की मात्रा बहुत ही कम निष्कासित होती है, जिससे वो मरुस्थल में रहने के अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी में दिया हुआ है, नागफनी में पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः इनके तने में होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर नागफनी की बात की जाए कि ये नागफनी है आपका, तो अगर ये नागफनी की बात की जाए कि इनका जो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि नागफनी का प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है, तो इसके तने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मरुस्थली तना एक मोटी मोमी परत से ढका रहता है, जिससे पौधों को मरुस्थली पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। आगे बढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे कुछ पॉइंट। यहाँ के आवास क्षेत्र सामान्यतः ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों के जो आवास होते हैं वो सामान्यतः ठंडे होते हैं, तेजी तेजी हवाएं चलती हैं यहाँ पर, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जिसमें ठंडी काल में भी हिमपात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। कैसे वृक्ष होते हैं, तो शंक्वाकार होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसकता है। पर्वत पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह के भी वृक्ष वहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर वृक्ष क्या होते हैं, शंक्वाकार के, शाखाएं तिरछी होती हैं और पत्तियां सुई के नोक की तरह होती हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के ये कुछ वृक्ष दिखाए गए हैं। यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो देखिए शंक्वाकार तो समझ में आ रहा ही होगा आपके। ये देखिए शंक्वाकार होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं एकदम सुई की नोक की तरह होती हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। जंतुओं की मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। तो यहाँ पर देखिए, मरुस्थल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी त्वचा वहाँ के अनुकूलित होती है। पर्वत में जो पाए जाएंगे वो वहाँ के प्रति अनुकूलित होंगे। अगर वो अनुकूलित नहीं हो पाए तो वहाँ पर जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे है, शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। याक देखिए आपका क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र का जंतु है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, याक है तो पर्वतीय क्षेत्र का, लेकिन इसकी अनुकूलता के लिए क्या होता है कि इसका शरीर जो होता है लंबे बालों से ढका रहता है, जिससे इसको ठंड कम लगती है। ऐसे ही पहाड़ी तेंदुआ होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है कि ये आपका याक है। इसके शरीर में क्या होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं। और ये आपका है पहाड़ी तेंदुआ। ऐसे ही पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों में दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। पहाड़ी बकरी जो होती है उसके मजबूत खुर होते हैं, जिससे वो ढालदार चट्टानों में आसानी से दौड़ सकती है। आगे पहाड़ी बकरी भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये पहाड़ी बकरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, पहाड़ी तेंदुआ, याक तथा पहाड़ी बकरी पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शेर तथा हिरन वन या घास स्थल में रहते हैं। शेर तथा हिरन कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं या घास स्थल में रहते हैं। आगे देखिए, शेर के बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया है। शेर तो ज़्यादातर सभी लोगों ने देखा होगा, चित्र में तो देखा ही होगा। ये देखिए शेर है यहाँ पर। शेर की संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादंगुलियों के अंदर खींचकर छुपा सकता है। शेर का मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास में सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता है। तो शेर का रंग कैसा होता है, मटमैला हल्का भूरा होता है, जो शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में उसी कलर का होता है, तो समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शेर के चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। आगे है आपका हिरन। पौधे के कठोर तने को चबाने के लिए हिरन के दांत कठोर होते हैं। ये देखिए हिरन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, हिरन के लंबे कान उसे शिकार की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इसके सिर के दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर धारारेखी होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। समुद्री जंतु के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि शरीर क्या होता है उनका, धारारेखी होता है।
स्क्वेड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल या क्लोम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्विड एवं ऑक्टोपस में भी क्या होते हैं, गिल या क्लोम होते हैं, लेकिन इनका शरीर आमतौर पर नहीं धारा रेखी होता, लेकिन जब जल में चलते हैं तो धारा रेखी बना लेते हैं। ऐसे ये क्या होते हैं कि समुद्र की गहराई के तलहटी में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए डॉल्फिन और व्हेल कहाँ से सांस लेते हैं, ये नासा द्वारा अथवा वात छिद्रों से सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जलीय पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करते हैं। पौधों की पत्ती सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती है। नेक्स्ट देखिए मेढक। मेढक के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों में रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं। उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जल एवं स्थल मेढक दोनों में रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके पश्चपाद में जाल युक्त पदांगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। आगे बढ़ेंगे सजीव। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों में वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट है सभी सजीव सांस लेते हैं। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ग्रहण किए गए जो भोजन होता है किसके द्वारा ऊर्जा मिलती है, श्वसन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पौधों का श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है उसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। और पौधे भी सांस लेने में ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों ने ये सुना होगा कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर श्वसन की बात की जाए तो पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन पौधे जब भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा तो वो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा निष्कासित करते हैं। तो जो ये ऑक्सीजन की मात्रा होती है भोजन बनाने के उपरांत जो निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह उनके सांस लेने की मात्रा से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में जब भोजन बनाते हैं तब वो निष्कासित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम अपने परिवेश में होने वाले सभी परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण कुछ पौधे सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। कुछ पौधे केवल रात्रि में ही खिलते हैं। छुई मुई के पौधों को छूने के उपरांत वह मुरझा जाता है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पौधों के उदाहरण दिए गए हैं। तो ये क्या है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। जो भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में विभिन्न जैव प्रक्रमों के द्वारा उत्पन्न होते हैं जब उन्हीं का बाहर निष्कासन होता है तो उसी को क्या कह देते हैं, उत्सर्जन। नेक्स्ट पॉइंट है पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। कैसे होता है पौधों में निष्कासन, स्राव के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु सीधे शिशु को जन्म देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया बीज बनाता है। आलू सुप्त कलिका से उगता है। गुलाब अथवा मेहंदी की
कलम से पौधों का रूप ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पौधों के बारे में बताया गया है कि एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया बीज बनाता है। कुछ पौधों का आलू जो होता है आपका सुप्त कलिका से उगता है। गुलाब और मेहंदी क्या होते हैं, कलम से इनके पौधे लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर देखिए सजीवों के कुछ समान लक्षण दिए गए हैं। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि एवं गति करते हैं। ये चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा था, लेकिन इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।